हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई एजुकेशन मेंटोर में। और उदारवाद से संबंधित ये मेरा दूसरा वीडियो है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पहली वीडियो में उदारवाद के अर्थ, परिभाषा और विकास के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, आप लिंक पर जाकर पहली वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ाऊँगी कि शास्त्रीय उदारवाद, आधुनिक उदारवाद और नव उदारवाद में क्या क्या बेसिक डिफरेंस रहे हैं। उसके बाद मैं बताने वाली हूँ कि उदारवादियों के अनुसार मानव का व्यवहार कैसा होता है। उसके बाद राज्य की कैसी प्रकृति होनी चाहिए उदारवादियों के अनुसार। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो है, आज की क्लास बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि उदारवाद में किस तरीके से परिवर्तन आए हैं। तो 3 स्टेज में उदारवाद के परिवर्तन को हम देख सकते हैं: शास्त्रीय उदारवाद, आधुनिक उदारवाद और नव उदारवाद। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि शास्त्रीय उदारवाद में सारे उदारवादी विचारक नकारात्मक राज्य की बात करते हैं। नकारात्मक राज्य मतलब वह राज्य जो व्यक्ति पर कम से कम नियंत्रण रखे और व्यक्ति के किसी भी प्रकार के कार्य में कोई हस्तक्षेप ना करे। इस प्रकार वो नकारात्मक राज्य की बात करते हैं। और आधुनिक उदारवादी विचारक सकारात्मक राज्य की बात करते हैं। सकारात्मक राज्य यानी राज्य जो है वो व्यक्ति के कुछ कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। जहाँ पे हमें व्यक्ति के कल्याण की बात करनी है या फिर व्यक्ति के कल्याण की आवश्यकता है, वहाँ पर राज्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती भी कर सकता है थोड़ा बहुत, और उससे संबंधित यानी व्यक्ति के कल्याण से संबंधित नियमों को बना सकता है। और फ्रेंड्स, नव उदारवादी विचारक जो हैं वो राज्य के निष्पक्ष राज्य की प्रकृति की बात करते हैं। यानी राज्य व्यक्ति और समाज से एकदम निष्पक्ष होगा, जहाँ पे व्यक्ति पर विधि का नियम लागू होगा और राज्य जो है वो कल्याणकारी कार्य भी करेगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी प्रकार के हस्तक्षेप से भी बचेगा। दूसरा अंतर हम देखते हैं कि शास्त्रीय उदारवादी विचारक अहस्तक्षेपकारी राज्य की बात करते हैं। यानी राज्य पूरी तरीके से सीमित होगा और राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा और व्यक्ति जिस तरीके से चाहे अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकता है। और आधुनिक उदारवाद कल्याणकारी राज्य की बात करता है। यानी समाज का वह वर्ग जो बहुत पिछड़ा हुआ है, जैसे गरीब वर्ग हो गए और मजदूर वर्ग हो गए, तो इन लोगों को मार्केट के साथ यानी अर्थव्यवस्था के साथ प्रतियोगिता करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास बेसिक चीज़ें ही मौजूद नहीं है। इसलिए राज्य को ज़रूरी है कि वो कल्याणकारी कार्यों पर फोकस करे। कल्याणकारी कार्यों को भी राज्य अपने नियंत्रण में लेकर आए। आधुनिक उदारवादियों के अनुसार राज्य को जहां लगता है कि उसे हस्तक्षेप करना चाहिए और वह हस्तक्षेप आवश्यक है, तो वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, शास्त्रीय उदारवाद जब अपनी चरम सीमा पर था तो वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हो गया था, बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था पर फोकस करने लगा। लोग व्यापार और पैसे कमाने पर ज़्यादातर ध्यान देने लगे। ऐसे में क्या हुआ, व्यक्ति की जो मानव प्रकृति है वो बहुत ज़्यादा विकृत होने लगी और जो पूंजीपति लोग थे उन्होंने गरीब लोगों को 12-12 घंटे, 15-15 घंटे तक काम करवाने शुरू कर दिए। तो ऐसे में जो अधिकतम क्षमता है कार्य करने की वो भी खत्म हो रही थी और उनको भेदभावपूर्ण वेतन देना कि किस महिलाओं को कम और पुरुषों को ज़्यादा और ज़्यादा घंटों तक काम करवाना, और वहाँ पे बाल मजदूरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इस तरीके की जो कमियां हैं वो शास्त्रीय उदारवाद में देखने को मिली और इस वजह से जो आधुनिक उदारवादी विचारक थे उन्होंने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पेश किया, जिसमें ये ज़रूरी समझा गया कि राज्य को जहाँ पे लगता है कि उसे हस्तक्षेप करना चाहिए वहाँ पर वो हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे गरीबी को दूर करने के कुछ उपाय करना,
और मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन को तय करना, अधिकतम कार्य अवधि को निश्चित करना और पेंशन वगैरह, ये सभी कार्य जो है वो राज्य के अंतर्गत राज्य की कार्य सीमा में शामिल किए गए। तीसरा है नव उदारवाद। इसमें नियंत्रणकारी एजेंसी के रूप में राज्य को देखा गया कि राज्य जो है वो केवल एक रेगुलेटर की तरह काम करेगा और वो एक नियंत्रणकारी यानी एक नियंत्रणकारी संस्था या एजेंसी के रूप में काम करेगा। वो बस देखेगा कि जो समाज है, जो व्यक्ति है, वो विधि के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। तीसरा अंतर हम देखते हैं कि शास्त्रीय उदारवाद सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध आया था। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे उदारवाद की उत्पत्ति होती है और वो चर्च को चुनौती देता है, सामंतवाद को चुनौती देते हुए व्यापार और अर्थव्यवस्था पर अधिक से अधिक फोकस करता है। फ्रेंड्स, उदारवाद का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो व्यक्तिवाद है और उदारवाद की पूरी विचारधारा व्यक्तिवाद के इर्द गिर्द ही घूमती है। यानी कुछ भी हो जाए वो व्यक्तिवाद की जो अवधारणा है उसको खत्म नहीं होने देंगे। उनका जो मूल उद्देश्य है वो व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता को सुरक्षित करना है, अधिकारों और स्वतंत्रता को। तो शास्त्रीय उदारवाद सामंतवाद के विरुद्ध आता है और आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए उदारवाद का एक नया रूप आता है, संशोधित रूप आता है, वो होता है आधुनिक उदारवाद। ये उदारवाद का ही भाग है लेकिन पुराने उदारवादी विचारधारा में सुधार करते हुए आता है। और तीसरा जो नव उदारवाद है वो आधुनिक उदारवाद की आलोचना के परिणाम स्वरूप निकल कर आता है, जिसे हम समकालीन उदारवाद भी कहते हैं। फ्रेंड्स, शास्त्रीय उदारवाद व्यक्तिवाद की स्वतंत्रता की बात करता है, क्योंकि जब शास्त्रीय उदारवाद का जन्म होता है उस वक्त सामंतवादी व्यवस्था थी और चर्च का शासन था और संपूर्ण सत्तावादी राजतंत्र था, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता या व्यक्ति के अधिकार के कोई मतलब नहीं होते थे। तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा थी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हुए आता है। उदारवाद के जो जनक है वो जॉन लॉक को माना जाता है। तो जॉन लॉक पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की बात की। तो इस प्रकार से जो शास्त्रीय उदारवाद है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। आधुनिक उदारवाद व्यक्ति के कल्याण की बात करता है कि राज्य को केवल पूंजी को बढ़ाने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। राज्य को केवल पूंजी को बढ़ाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि राज्य जो है वो सबके लिए है। तो राज्य को समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना चाहिए, इसलिए राज्य को व्यक्ति के कल्याण पर भी फोकस करना चाहिए। और जो नव उदारवाद है वो कहता है कि व्यक्ति को विधि के अनुसार रहना चाहिए। वो एक निष्पक्ष राज्य की बात कर रहा है और कह रहा है कि जो पूरा राज्य है वो एक विधि के अनुसार चलेगा और राज्य निष्पक्ष होकर केवल यह देखेगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार सुरक्षित रहें और इसमें जो व्यक्ति है वो विधि के अनुसार कार्य करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था कि हमने उदारवाद के जो विभिन्न चरण हैं, शास्त्रीय उदारवाद, आधुनिक उदारवाद और नव उदारवाद, इनमें हमने अभी थोड़े से अंतर देख लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि शास्त्रीय उदारवाद का विकास कैसे होता है, इसमें कौन कौन से विचारक आ रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझ लेना होगा कि उदारवाद मनुष्य की प्रकृति को किस रूप में देखता है। उदारवादी विचारक कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो होता है वो तार्किक होता है, यानी उसे मनुष्य में तार्किकता का गुण है। वो किसी भी विषय पर सोच समझ सकता है और वो एक अच्छा निर्णय ले सकता है। दूसरा, उदारवादी व्यक्ति की स्वायत्तता में विश्वास करते हैं। व्यक्ति की स्वायत्तता में विश्वास करते हैं, यानी राज्य को व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिए और व्यक्ति जो भी काम करेगा वो सही ही करेगा। ये उदारवादियों का पहले पूर्व धारणा है कि व्यक्ति जो काम करता है वो अपने गुण को
अचीव करने के लिए करता है, एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए करता है। वो कहते हैं कि व्यक्ति जो है स्वभाव से अच्छा है, स्वाभाविक रूप से अच्छा है। यानी उदारवादी मनुष्य को स्वाभाविक रूप से एक अच्छा प्राणी मानते हैं। जैसे कि हॉब्स ने अपनी कल्पना करी थी कि व्यक्ति जो है ईर्ष्यालु होता है, निर्दयी होता है और वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो इसके विपरीत जो उदारवादी हैं वो कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति जो है स्वभाव से अच्छा होता है और वो केवल एक दूसरे से आगे निकलने के लिए एक प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। तो राज्य को बस यही देखना है कि व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलने में जो प्रतिस्पर्धा कर रहा है उसके बीच में कोई अड़चन ना आए और प्रत्येक व्यक्ति का जो हित है वो सुरक्षित रहे और व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों में किसी भी प्रकार से कोई अड़चन उत्पन्न ना हो। उदारवादी ये भी मानते हैं कि व्यक्ति जो है समान होता है और व्यक्ति के सब हित एक जैसे होते हैं, इसीलिए समाज में प्रतिस्पर्धा है और इन सभी को हितों को सुरक्षित करने के लिए राज्य की आवश्यकता हमें पड़ती है। फ्रेंड्स, हमें उदारवाद का जो पीछे का एक मूल उद्देश्य है वो पहले समझ लेना चाहिए। जो उदारवाद का मूल उद्देश्य है वो पूंजीवाद को बढ़ावा देना है, अर्थव्यवस्था और कैसे व्यक्ति अपनी पूंजी को अधिक से अधिक कर सके, संपत्ति को कैसे सुरक्षित कर सके, यही उदारवाद का मूल उद्देश्य है। इसीलिए वो चाहता है कि जो व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहे और ताकि व्यक्ति अपनी पूंजी को कमाए, संयोजित करे और उसको सुरक्षित भी करके रखे। और उदारवाद जो भी अधिकारों की बात कर रहा है, जिन भी स्वतंत्रताओं की बात कर रहा है, वो व्यक्ति के इन्हीं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, सबके हित को समान रूप से सुरक्षित करने के लिए बात करता है। और उसका जो मूल उद्देश्य है वो व्यक्तिवाद है। और व्यक्तिवाद की इस अवधारणा के अंतर्गत उदारवाद व्यक्ति को किसी भी समाज, किसी भी नियम या किसी भी राज्य से ऊपर मानता है और व्यक्ति को सर्वप्रथम स्थान देता है। अब देखते हैं कि उदारवादियों के अनुसार राज्य कैसा होना चाहिए। तो वो कहते हैं राज्य का कार्य केवल नियम और कानून को बनाकर रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों और कानूनों का उल्लंघन ना करे। राज्य के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का काम करना चाहिए। यानी राज्य केवल व्यक्ति की सुरक्षा के लिए काम करेगा और उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सिर्फ सुरक्षा ही राज्य का मूल उद्देश्य होना चाहिए। ये जो नियम और कानून बनाए जाएंगे ये भी व्यक्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे और ये जो सुरक्षा है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए होगा। यानी राज्य जो नियम और कानून बनाएगा वो व्यक्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाएगा। और सुरक्षा किस लिए चाहिए? ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि व्यक्ति का हित समान है, इसलिए वो समान रूप से प्रतिस्पर्धा भी करते हैं और वो अपने हितों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए राज्य को जरूरी है कि नियम और कानून बनाकर व्यक्ति पर कम से कम नियंत्रण रखे, उनको सुरक्षा प्रदान करे। सुरक्षा किनसे? बाह्य आक्रमणों से और प्रत्येक व्यक्ति के आपसी जो भेदभाव है उनसे सुरक्षा प्रदान करे और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे। ये थी हमारी आज की क्लास। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे इसे शेयर करें ताकि हम अधिक से अधिक स्टूडेंट्स की सहायता कर सकें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।